नमस्कार, फिरोज़ गांधी कॉलेज हिंदी विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे। यह क्लास बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। इस क्लास में मैं आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो को करिकुलर के अंतर्गत बीए थर्ड सेमेस्टर में जिन बच्चों ने को करिकुलर के अंतर्गत हिंदी भाषा, लिपि और निबंध लेखन नामक विषय का चयन किया है, उस संबंध में ये क्लास आज रिकॉर्ड की जा रही है। इस संबंध में मैं एक पहली क्लास अपनी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, वो आपको मिल चुकी होगी और उस क्लास का नाम है जो हिंदी की बोलियाँ हैं उनमें परस्पर क्या संबंध है, उसका पार्ट 1 था वो। उसी क्लास का पार्ट 2 आज मैं रिकॉर्ड करने चल रहा हूँ। उसमें मैंने आपको अंतिम हेडिंग लिखवाई थी, पहाड़ी हिंदी की बोलियों के बीच में अंतर संबंध। अब हम दूसरी हेडिंग लिखेंगे, राजस्थानी हिंदी की बोलियों के बीच में परस्पर संबंध। राजस्थानी हिंदी की बोलियों के बीच में परस्पर संबंध। इसमें आप कुछ बातें लिखते हैं। पहली बात आप लिखेंगे, राजस्थानी हिंदी की बोलियां राजस्थान, मालवा और सिंध में फैली हुई हैं। राजस्थानी हिंदी की बोलियां राजस्थान, मालवा और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली हुई है। इनकी प्रायः सभी बोलियों में ट वर्ग की प्रधानता है। इनकी प्रायः सभी बोलियों में ट वर्ग की प्रधानता है। इन बोलियों में पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः ओकारांत होते हैं। ओकारांत का अर्थ हुआ शब्द का अंत जब ओ से होता हो, ओ नामक ध्वनि से, तो उसे बोलते हैं ओकारांत। अगर हम कहें उकारांत यानी शब्द का जो अंतिम उच्चारण ध्वनि है वो ऊ होगी तो उकारांत। आकारांत यानी आ होगा, यानी किसी भी शब्द की अंतिम उच्चारण ध्वनि जो होगी उसी के नाम से वो रांत हो जाता है, ओकारांत, आकारांत, उकारांत। तो ये जो राजस्थानी की जो बोलियां हैं वे क्या हैं, ओकारांत हैं। और खास करके ओकारांत शब्द कौन से हैं, पुल्लिंग एक वचन। तो आपने लिखा कि इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः ओकारांत होते हैं। जैसे हुक्को, हुक्का नहीं कहते हैं, हुक्को कहते हैं, हुक्को। या और तारो, तारा, स्टार को तारा कहते हैं, तारा को क्या कहते हैं, ये तारो। दो उदाहरण है यहाँ पर, हुक्को और तारो। अगली बात लिखेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग होता है। आ लिखेंगे और ऊपर चंद्र बिंदी लगाएंगे, हो जाएगा आ। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में अंत में आ का प्रयोग होता है। जैसे रातां, तारां आदि। जैसे रातां, तारां आदि। अगली बात, इनकी बोलियों में को परसर्ग के स्थान पर को एक परसर्ग है, हम लोग बोलते हैं जो को नामक परसर्ग, जैसे राम को, श्याम को, तो वही बताया जा रहा है कि इसमें को परसर्ग के स्थान पर नए, ना में आई की पाई लगाएंगे, नए, तथा से परसर्ग के स्थान पर से, को और से ये परसर्ग हैं। परसर्गों की संख्या आप जानते हैं, का, की, के, रा, री, ने, है ना, कर्ता ने, कर्म को, से, ये सब परसर्ग हैं। तो पहली बात हुई कि जो इसमें को परसर्ग है उसके स्थान पर नए का प्रयोग होता है, तथा
से परसर्ग के स्थान पर सू का प्रयोग होता है। सू का प्रयोग होता है। इसमें को परसर्ग के स्थान पर नए तथा से परसर्ग के स्थान पर सू का प्रयोग होता है। राजस्थानी भाषा की सभी बोलियों में, अगली बात लिखेंगे, राजस्थानी भाषा की सभी बोलियों में अड़ा शब्द, अड़ा का व्यापक प्रयोग होता है। अड़ा ध्वनि का व्यापक प्रयोग होता है। अड़ा मतलब डा के नीचे जो बिंदी होती है उसे वो वाला अड़ा लिखेंगे। अड़ा नहीं लिखेंगे, अड़ा नहीं लिखेंगे, अड़ा लिखेंगे, अड़ा। अड़ा ध्वनि का व्यापक प्रयोग होता है। जैसे संदेशणों। तो ये हो गया राजस्थानी। अब हम एक अगली हेडिंग डालेंगे आप और लिखेंगे पश्चिमी हिंदी की बोलियों में अंतर संबंध। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में अंतर संबंध। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं। 3 आकार बहुला हैं। 3 आकार बहुला हैं। ये हैं कौरवी, हरियाणी और दक्षिणी। 3 आकार बहुला हैं। ये हैं कौरवी, हरियाणी और दक्षिणी। और 3 ओकार बहुला हैं। 3 ओकार बहुला हैं। ये हैं ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। ये हैं ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। इन सभी बोलियों को एक वर्ग में रखे जाने का तात्पर्य स्पष्ट है। इन सभी बोलियों को एक वर्ग में रखे जाने का तात्पर्य स्पष्ट है कि इनमें गहरा अंतर संबंध है। ब्रजभाषा आदि की ओकार बहुला। ब्रजभाषा आदि की ओकार बहुला इसे राजस्थानी बोलियों से भी जोड़ देती है। ब्रजभाषा आदि की ओकार बहुला इसे राजस्थानी बोलियों से भी जोड़ देती है। भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की सीमाएं, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की सीमाएं कई जगह आपस में जुड़ी हुई हैं। कई जगह आपस में जुड़ी हुई हैं। कन्नौजी को बहुत से विद्वान अलग बोली मानने को तैयार नहीं हैं। कन्नौजी को बहुत से विद्वान अलग बोली मानने को तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि यह ब्रज और अवधी का मिश्रित रूप है। वे कहते हैं कि यह ब्रज और अवधी का मिश्रित रूप है। इस प्रकार बुंदेली और कन्नौजी जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की बोलियों से जुड़ जाती हैं। इस प्रकार बुंदेली और कन्नौजी जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी से जुड़ जाती हैं। क्योंकि
भौगोलिक सीमांकन, क्योंकि भौगोलिक सीमांकन बुंदेली को अवधि की बोलियों से जोड़ देता है। क्योंकि भौगोलिक सीमांकन बुंदेली को अवधि की बोलियों से जोड़ देता है। चलिए अगली हेडिंग लिखेंगे, पूर्वी हिंदी की बोलियों में अंतर संबंध। पूर्वी हिंदी की बोलियों में अंतर संबंध। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों में परस्पर थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों में परस्पर थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। कुछ भाषा विज्ञानी बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। कुछ भाषा विज्ञानी बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। जितनी समानता पूर्वी हिंदी की बोलियों में है, जितनी समानता पूर्वी हिंदी की बोलियों में है, उतनी किसी वर्ग की बोलियों में नहीं है। जितनी समानता पूर्वी हिंदी की बोलियों में है, उतनी किसी वर्ग की बोलियों में नहीं है। वास्तव में अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी का जो बोली क्षेत्र है वह एक महाजनपद रह चुका है जिसे कोसल कहते थे। वह एक महाजनपद रह चुका है जिसे कोसल कहते थे। अगली हेडिंग आप डालेंगे, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी के बोलियों के अंतर संबंध। पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी की बोलियों के अंतर संबंध। इसमें लिखेंगे, बिहारी बोलियों में भोजपुरी के माध्यम से अवधि जाकर मिल जाती है। बिहारी बोलियों में भोजपुरी के माध्यम से अवधि जाकर मिल जाती है। संज्ञा के तीन रूप अवधि और सभी बिहारी बोलियों में समान हैं। संज्ञा के तीन रूप अवधि और बिहारी बोलियों में समान हैं। जैसे घोड़ा, घोड़वा, घोड़ौना। घोड़ा, घोड़वा, घोड़ौना। अगली बात, इन दोनों ही वर्गों में स्त्री प्रत्ययों में, इन दोनों ही वर्गों में कहने का मतलब क्या है कि बिहारी की बोली भोजपुरी और पूर्वी हिंदी की बोली अवधी, इन दोनों वर्गों में स्त्री प्रत्ययों में
इनी प्रमुख है, इनी, इनी, जैसे मालिनी, धोबिनी आदि। मालिनी, धोबिनी आदि। परसर्गों में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। परसर्गों में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों बोलियों में कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगता। दोनों बोलियों में कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगता। जैसे भोजपुरी में हम देखलिन, हम देखलिन, या ऊ कहिलिस, और या नहीं, और ऊ कहिलिस। भोजपुरी के हम दो उदाहरण ले रहे हैं और ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगता है। मतलब कर्ता ऐसे मान लो हम है तो उसके साथ ने लगाते हैं, हमने रोटी खाई, ऐसा खड़ी बोली हम बोलते हैं। लेकिन भोजपुरी में ऐसा आप नहीं बोलेंगे, वहाँ पर ने परसर्ग लगता ही नहीं है और बिल्कुल अवधि में भी ने परसर्ग नहीं लगता है, वही बताया जा रहा है यहाँ पर। तो भोजपुरी का हम दो उदाहरण दे रहे हैं, आप लिखें। जैसे भोजपुरी में हम देखलिन, देखो ये नहीं कहते हैं कि हमने देखलिन, हम देखलिन। और ऊ कहिलिस, ठीक इसी प्रकार अवधि में हम देखिन और ऊ कहिश का प्रयोग होता है। ठीक इसी प्रकार अवधि में हम देखिन और ऊ कहिस का प्रयोग होता है। अगली बात, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी की बोलियों में, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी की बोलियों में विशेषण प्रायः आकारांत नहीं होते। विशेषण प्रायः आकारांत नहीं होते। आकारांत मतलब बड़े आ से जो समाप्त हों शब्द उनको बोलते हैं आकारांत। आकारांत नहीं होते। जैसे नीक, नीक, मीट, खोट, नीक, मीट, खोट। संज्ञाओं का एक वचन रूप बहुवचन में नहीं बदलता। संज्ञाओं का अगली बात लिखेंगे, संज्ञाओं का एक वचन रूप बहुवचन में नहीं बदलता। जैसे लरिका गवा, लरिका गवा, और लरिका गैन। अब दोनों जगह लरिका का प्रयोग हो रहा है, चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, यानी चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो। संज्ञाओं का एक वचन रूप बहुवचन में नहीं बदलता, जैसे लरिका गवा और लरिका गैन। अगली बात लिखेंगे, बिहारी की तीनों बोलियां, बिहारी की तीनों बोलियों में मगही बोली मध्यस्थ बोली के रूप में कार्य करती है। बिहारी की तीनों बोलियों में मगही नामक बोली मध्यस्थ का कार्य करती है। यह अन्य दोनों को जोड़ती है, यह अन्य दोनों को जोड़ती है। इन बोलियों के संज्ञा रूप, इन बोलियों के संज्ञा रूप यानी भोजपुरी, मगही और मैथिली के संज्ञा रूप, सर्वनाम और क्रिया रूप लगभग समान हैं, लगभग समान हैं।
रचनात्मक प्रत्यय भी एक से ही हैं। रचनात्मक प्रत्यय भी एक से ही हैं, यानी जो प्रत्यय लगा कर हम शब्दों का निर्माण करते हैं उनकी भी जो रचनात्मक स्तर है उनका वो भी समान है इन तीनों में। किन तीनों में? भोजपुरी, मगही और मैथिली में। और अंतिम बात लिखेंगे इस हेडिंग की, सबसे बड़ी पहचान अ नामक ध्वनि का वृत्ताकार होना है। अ नामक ध्वनि का वृत्ताकार होना है, जो थोड़ी बहुत बंगला से मिलती है। जो थोड़ी बहुत बंगला से मिलती है, मतलब जो अ नामक ध्वनि है अ, वो थोड़ा सा वृत्ताकार यानी ओंठ जो है वो गोल हो जाता है बोलने में। बिहारी में यानी मगही, मैथिली और भोजपुरी में जब हम आ बोलते हैं तो आ नहीं बोलते हैं, इसे हम खड़ी बोली में बोलते हैं आ। वहाँ क्या बोलेंगे? अ। हल्का सा ओंठ हमारा गोला हो जाएगा। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि सबसे बड़ी पहचान यहाँ पर क्या है, जो अ नामक ध्वनि है वह यहाँ पर थोड़ी वृत्ताकार ध्वनि के रूप में बोली जाती है और ये बंगला से काफ़ी मिलती जुलती है। बंगला में जो आ ध्वनि है वो पूरी तरह से वृत्ताकार ध्वनि है। अब एक लाइन छोड़कर लिखेंगे निष्कर्ष। उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी की सभी बोलियां अपने आस पड़ोस की बोलियों से कई तत्वों में गुंथी हुई हैं। निष्कर्ष यह है कि हिंदी की सभी बोलियां अपने आसपास की बोलियों से कई तत्वों में गुंथी हैं। पहाड़ी और मगही या मारवाड़ी और मैथिली में इतना बड़ा अंतर है कि पहाड़ी और मगही या मारवाड़ी और मैथिली में इतना बड़ा अंतर है कि इनके बोलने वाले एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तब उन्हें सामान्य हिंदी एक सूत्र में जोड़ देती है। तब उन्हें सामान्य हिंदी एक सूत्र में जोड़ देती है। हिंदी प्रदेश एक ऐसा भूखंड है। हिंदी प्रदेश एक ऐसा भूखंड है जहां भौगोलिक स्तर पर बोलियों के बीच में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। जहां बोलियों के बीच में कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है। इस कारण ये सब बोलियां परस्पर जुड़ी हुई हैं। इस कारण ये सब बोलियां परस्पर जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से ये क्लास समाप्त होती है। हमने जिस प्रश्न पर बात करना प्रारंभ किया था वह प्रश्न था हिंदी की बोलियों के बीच में परस्पर संबंध क्या है और कैसे है। इस प्रश्न का उत्तर हमने 2 पार्ट में पूरा किया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से ये आपको वीडियो मिलेगी। आप इसे देखें, पढ़ें, सुने, समझें, याद करें। हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।